ठीक है भैया, आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3। सपोज करिए कि कोई सैंपल स्पेस है और इसमें ये W1 W2 ये एलिमेंट्री इवेंट, ये पूरा सैंपल स्पेस है। तो इसमें जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम क्या जानते हैं? तो किसी भी एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होगा। तो अगर आपको कुछ एलिमेंट्री इवेंट्स दिए हुए हैं तो उनको चेक करने के लिए हमें ये दो प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है। एक तो हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, उसमें कई सारे एलिमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन कौन से वैलिड असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटीज के। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट बताइए, 1 का फर्स्ट पार्ट वैलिड है या नहीं है? देखिए एक्सरसाइज 16.3 में फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, इसमें कई सारे ये एलिमेंट्री एलिमेंट्स हैं W1 W2 W3 W4 W5 W6 एंड W7। इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं 0.1 0.01 0.05 0.03 0.01 फिर 0.2 और 0.6। इसको चेक करके बताइए कि ये वैलिड स्टेटमेंट है क्या? ठीक है बेटा, तो अगर कोई सैंपल स्पेस है और उसके ये एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं ये 0 से 1 के बीच में है। आप इनको अगर ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0.1 11 16 19 20 40 और ये 1। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है, सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है और इनको ऐड करो तो 1 के इक्वल आ रहा है। तो दिस इज अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है। डी पार्ट देखिए, मैं डी पार्ट लिख रहा हूं, आप बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है? -0.1 0.2 0.3 0.4 -0.2 0.1 एंड 0.3। ये वैलिड असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटीज के लिए या नहीं है? सर नहीं है सर 0 से लेस है सर, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम है और इस वाली प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको किससे रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से माइनस कर दिया जाए तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए और बी, इसका एक दूसरा भी नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में से कम एक की प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम एक का मतलब है या तो ए की प्रोबेबिलिटी या बी की या दोनों की। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो। इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सेट थ्योरी वाले फॉर्मूले हैं, बस उसमें एन की प्लेस पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और जो ए इंटरसेक्शन बी है ये ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ए एंड बी का मतलब है बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, इसमें ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे, बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी से। तो इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड के लिए इंटरसेक्शन एंड नॉट बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी मतलब एक होगा दूसरा नहीं होगा, तो इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी यूनियन नॉट ए एंड बी। इसको वेन डायग्राम में देखिए तो ए होगा तो बी नहीं होगा और बी होगा तो ए नहीं होगा। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए हुआ तो बी नहीं होगा और बी हुआ तो ए नहीं होगा। ये वाले सेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जो पूरा सेक्शन है ये ए यूनियन बी है, ए और बी, और जो बीच वाला सेक्शन है जो खाली है ये वाला सेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स देखिए, सिक्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। इसका मतलब है नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। इसको हम लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स रूल से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते है ना। ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और के लिए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक एग्जांपल देखिए, एक बैग में 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स, 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स। फिर थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। और फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स। तो देखिए, अगर एक रेड बॉल निकालनी है तो एक बॉल निकालने के टोटल वेज हो गए 9C1। 9 बॉल्स हैं और 9 में से एक बॉल कैलकुलेट करनी है तो उसके टोटल वेज 9C1 हो। तो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। फेवरेबल है रेड बॉल, यानी कि 5 फेवरेबल है, तो उसमें से एक बॉल निकालने के वेज हो गए 5C1। तो आपको ये याद रखना है, एनसीआर का मतलब होता है वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के तरीके होते हैं एनसीआर। टोटल 9 बॉल्स में से एक बॉल को सिलेक्ट करने के टोटल वेज हो गए 9C1, और क्योंकि हमें रेड बॉल निकालनी है तो उसके फेवरेबल वेज हो जाएंगे 5C1। इसी तरह से गेटिंग 2 रेड बॉल्स, तो 2 बॉल निकालने के टोटल वेज कितने होंगे 9C2। तो टोटल 9 बॉल्स हैं और उसमें से 2 बॉल आपको सिलेक्ट करनी है, तो 9C2 टोटल वेज होगा। अब उसमें दोनों रेड बॉल होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 5C2, तो 5C2 अपॉन 9C2। फिर थर्ड पार्ट में 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, तो 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स में टोटल बॉल्स हो जाएंगे 5। तो 5 बॉल्स को सिलेक्ट करने के जो टोटल वेज होते हैं वो हो जाएंगे 9C5। अब उसमें 2 रेड होनी चाहिए, तो 5 में से 2 रेड यानी कि 5C2 एंड के लिए इनटू यूज करते हैं, और 4 में से 3 ब्लैक बॉल होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4C3। तो ये आ जाएगा 5C2 इंटू 4C3 डिवाइडेड बाई 9C5। फिर 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स, तो 2 रेड बॉल इसमें से निकालनी है, तो हो जाएगा 5C2 अपॉन 9C2। और के लिए प्लस यूज करेंगे 3 ब्लैक बॉल्स, तो इसमें से 3 ब्लैक बॉल्स निकालनी है, तो ये आ जाएगा 4C3 अपॉन 9C3। ये बेसिक इवेंट्स के लिए फॉर्मूले हैं। एक के लिए कैसे करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं तो कैसे, एंड का क्या रोल है और का क्या रोल है। बाकी सबके लिए जब एक से ज्यादा इवेंट्स होंगे और उसमें और एंड, नॉट ए एंड नॉट बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, उन सब के लिए फॉर्मूले। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। एक कार्ड निकाला जाता है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। तो एक डायमंड की प्रोबेबिलिटी बताइए। सेकेंड पार्ट में पूछा है नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट में अ ब्लैक कार्ड, फोर्थ पार्ट में पूछा है
नॉट अ डायमंड, और फिफ्थ पार्ट में पूछा है नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो देखिए डायमंड, एक डायमंड हमें चाहिए, तो टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने के वेज हो गए 52C1, और डायमंड होता है 13, तो 13 में से एक कार्ड आ जाएगा 13C1। इसको आप सॉल्व करोगे तो NC1 N के इक्वल आता है, ये 1/4 हो। फिर नॉट एन एस, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, नॉट ए तो 1 माइनस पी ए। एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस होता है 4, तो 4C1 अपॉन 52C1, यानी कि 1 माइनस 4/52। 4 से 52 को कैंसिल करो तो 1/13, ये आ जाएगा 12/13। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड होता है 26, तो ये 26 अपॉन 52, यानी कि 1/2 के इक्वल हो जाएगा। नॉट अ डायमंड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड। डायमंड की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली हुई है 1/4, तो 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 है, टू स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. तो हमने इनको इवेंट मार्क कर दिया, ए इवेंट हमने ले लिया, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो अनिल एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, ये ए हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.05। बी इवेंट हमने कंसिडर कर लिया, आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, आशिमा विल क्वालिफाई, तो आशिमा क्वालिफाई करेगा, तो ये बी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.10। बोथ विल क्वालिफाई, बोथ का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, तो दोनों क्वालिफाई करेंगे, उसके प्रोबेबिलिटी 0.02 की बनी। अब पहले पार्ट में पूछा है, ए पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई, बोथ अनिल एंड आसिमा दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, विल नॉट क्वालिफाई। तो देखिए ना तो ए क्वालिफाई करेगा ना बी क्वालिफाई करेगा, नॉट ए एंड नॉट बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.05, फिर पी बी दिया हुआ है 0.10, और पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 0.02। ये 0.15 माइनस 0.02, तो 1 माइनस 0.13 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.87। तो both Anil and Asima will not qualify. The probability is 0.87. B part है
at least one of them will not qualify the examination. At least one of them will not qualify. कम से कम कोई एक क्वालिफाई नहीं करेगा, यानी कि या तो ए क्वालिफाई नहीं करेगा या बी क्वालिफाई नहीं करेगा या दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा ए क्वालिफाई नहीं करेगा या बी क्वालिफाई नहीं करेगा या दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है ए यूनियन बी, और एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट का मतलब है या तो ए नहीं या तो बी नहीं या दोनों नहीं। तो इसको यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू डाल दीजिए, तो 0.02 दैट इज 0.98 आ जाए। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। सी पार्ट में पूछा है ओनली वन ऑफ देम। ओनली वन ऑफ ए एंड बी। ओनली वन मतलब एग्जैक्टली वन। ए करेगा तो बी नहीं करेगा और बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो इसमें आएगा ए एंड नॉट बी और नॉट ए एंड बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई है, ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.13। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.13 and probability of A intersection B that is 0.02। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0.11 आ जाएगा। तो probability of only one of A and B is 0.11। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women। देखिए जो टोटल है वो 2 men है और 2 women है। इसमें से 2 लोगों की कमेटी सिलेक्ट करनी है। कमिटी ऑफ 2 persons is selected। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कमिटी विल हैव नो मैन। कमिटी में एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 लोगों की कमेटी आपको बनानी है, 4 में से, तो उसके टोटल वेज हो जाएंगे 4c2। अब मैन एक भी नहीं होना चाहिए, तो 2 में से तो कोई नहीं आएगा। 2 मैन में से 0 मैन, तो 2 लोग क्या होंगे फिर, दोनों वीमेन होंगे, तो 2 वीमेन है, तो ये आ जाएगा 2c2। 2c0 इंटू 2c2 डिवाइड बाई 4c2। तो सॉल्व करोगे ये 2c0 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और 4c2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये 1/6। ये कैसे सॉल्व किया है, उसके लिए NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरे पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैन।
तो जो दो लोगों की कमेटी बनेगी उसमें सिर्फ एक होना चाहिए। तो अगर एक आदमी इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो ये 2C1 हो जाएगा, लेकिन कमेटी दो लोगों की बनानी है। अगर एक मैन होगा तो एक वुमन होगी, 2C1 और टोटल हो गया 2, यानी कि 4C2। तो 2C1 2 हो जाएगा, ये 2 और 4C2 6, तो ये 2/3 के इक्वल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कमिटी विल हैव 2 men। कमेटी में दो लोग होंगे, तो दोनों ये मैन होंगे, तो 2C2। अगर दोनों मैन हो गए और दो ही लोगों की कमेटी है तो वुमन एक भी नहीं होगी, तो ये 2C0 डिवाइडेड बाय 4C2, तो 1 into 1 डिवाइडेड बाय 6, ये भी 1/6 के इक्वल। ठीक है बेटा, जो कॉन्सेप्ट थे वो तो सारे हो चुके हैं। अब आप ये पूरी एक्सरसाइज करिएगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज 16.3 एंड मिसलेनियस 16 विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अभी आप एक्सरसाइज 16.3 करिए और जो डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। A fair coin is tossed 4 times। अगर आप एक कॉइन को 4 बार उछालोगे तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स कितने कितने हो सकते हैं, उन सबको हमें काउंट करना है। एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses। तो ये जो x है ये अमाउंट को डिनोट करता है, अमाउंट, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, px। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट केस में अगर हेड एक बार भी नहीं आता है तो टेल कितनी बार आएगा, चारों बार टेल आएगा, क्योंकि कॉइन को हम 4 बार उछाल रहे हैं। तो उसमें कितना अमाउंट बनेगा, तो टेल आने से ₹1.5 लूज करते हैं। अगर टेल आता है तो 1.5 रुपीज लूज करते हैं, तो -1.50 एक टेल के लिए, तो 4 टेल के लिए कितना हो जाएगा, -6। तो अमाउंट हो जाएगा -6। अब उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो 4 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगर आप एक कॉइन को 4 बार उछालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना होगा, तो ये हो जाएगा nx डिवाइड बाई ns। तो 4 टेल का सिर्फ एक केस बनेगा, ऑल टेल्स, ये 4 टेल का एक केस बनेगा। और टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, अगर आप कॉइन को 4 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में 16 एलिमेंट्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। अब देखिए अगर एक हेड आता है, 1 हेड, तो 3 टेल्स होंगे, अमाउंट कितना बनेगा, एक हेड के लिए ₹1 मिलेगा और 3 टेल के लिए -1.50 के हिसाब से लूज करेंगे, तो 1 - 4.50, तो ये -3.50 हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए एक हेड और 3 टेल के कितने केसेस बनेंगे, मतलब इवेंट क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवेंट हो जाएगा, या इवेंट को मैं ई से लिख रहा हूं, एक हेड और 3 टेल के कितने केसेस बनेंगे, ये टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल और टेल 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 हेड, ये 4 केस बनेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 आउट ऑफ 16, तो 4 आउट ऑफ 16 हो जाएगा 1/4। और थर्ड केस देखिए, अगर 2 बार हेड आता है
तो 2 बार टेल आएगा, अमाउंट कितना बनेगा, तो 2 हेड के तो 2 into 1 और 2 टेल के 2 into -1.50, 2 minus 3 -1 रुपीज। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 2 हेड और 2 टेल के कुल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 2 हेड 2 टेल को आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, जैसे 2 हेड 2 टेल है तो इसके अरेंजमेंट बताइए कि इसको टोटल कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6, तो इसके 6 अरेंजमेंट होंगे, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/16, 3/8। ये 6 अरेंजमेंट भी आप देख लीजिए कैसे हो जाएंगे, 2 हेड और 2 टेल के कुल मिला के 6 अरेंजमेंट होंगे। तो 6 अरेंजमेंट कैसे कैसे होंगे, ये एक एच के तो एक ही अरेंजमेंट होगा, फिर ये पहले 2 केस में एच टी ले लीजिए, एच टी, तो बाद के 2 क्या हो सकते हैं, एक एच टी निकाल लो तो एच टी हो सकता है और टी एच हो सकता है। फिर टी एच में भी एच टी हो सकता है और टी एच में टी एच हो सकता है और टी एच एच, ये कुल मिला के 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/16। फिर फोर्थ में अगर इसमें 3 हेड्स होंगे तो एक टेल होगा, 3 हेड्स एक टेल, इसमें कितना अमाउंट बनेगा, 3 into 1 plus 1 into -1.50, तो 3 minus 1.50, तो 1.50 अमाउंट बनेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इस तरह से निकलेगी, जैसे इसके 4 अरेंजमेंट होंगे तो इसमें भी 4 अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह से आएंगे, जहां पे हेड होगा उसको टेल कर दीजिए, जहां पे टेल है उसको हेड कर दीजिए, तो बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16, 4/16 इज 1/4। फिफ्थ केस देखिए, अगर चारों हेड्स आते हैं 4 हेड्स तो टेल एक भी नहीं आएगा, 4 हेड्स में आ जाएगा 4 into 1 यानी कि 4 रुपीज टोटल अमाउंट होगा और 4 हेड का एक ही केस बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए ये जो है ये हमारे एलिमेंट्स है ना, ये पूरा सैंपल स्पेस है। अगर आप एक कॉइन को 4 बार उछालते हैं तो ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटीज देखिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए और इन सब का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए जरा क्या है, 1/16 प्लस 4/16 5/16 प्लस 6/16 11/16 हो गया, प्लस 4/16 15/16 और प्लस 1/16, तो 16/16 यानी कि 1 आ गया। तो अगर आप एक कॉइन को 4 बार उछालते हैं तो ये 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इतना अमाउंट बनेगा। जैसे इस केस में एक अमाउंट हमारा ये हो गया, पॉसिबल अमाउंट्स हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, ये फोर्थ केस हो गया और ये फिफ्थ केस हो गया। इतने डिफरेंट अमाउंट्स हो सकते हैं और उनको जीतने की ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो मैं एक्सप्लेन करूं इसको बेटा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।